अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं इरम नवाज। आज वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश किया जिसमें हुकूमत अपने मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। कल बजट भी आने वाला है, अब देखना यह है कि इस आने वाले बजट में अवाम को कितना रिलीफ दिया जाएगा, दिया भी जाएगा या नहीं, और इसका मुल्की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदार फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। इसके साथ ही साथ भारत की जानिब से एक अहम बयान भी सामने आया है जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान का पठानकोट वाक़े में कोई किरदार अभी तक साबित नहीं हुआ, और इसके साथ साथ तैयान अली का नाम भी ECL से निकाल दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताइएगा कि मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है और मुल्क में कोई भी सियासी बहरान नहीं है, किस तरफ इशारा कर रही हैं वो? मैं आता हूँ बाकी मामला पे। पहले तो बताऊँ कि ऐन अली साहिबा का नाम निकाला गया है, वो जब जाएंगी तो उस दिन बात होगी। ओके। हाँ, तो वो बहुत ज्यादा जो है वो मेरे ख्याल से सुबह से मैं देख रहा था, तो जिस दिन जाएंगी उस दिन हम बात करेंगे कि आज चली गई हैं। लेकिन अभी वो तो जाने की तैयारी में भी। हाँ, वो हर ऑर्डर के साथ एक लेकिन जरूर लगा होता है। वो जा सकती हैं, लेकिन तो इसमें भी कोई लेकिन है मेरा ख्याल ऐन अली साहिबा के साथ। तो वो जब लेकिन नहीं होगा जिस दिन, उस दिन बात होगी, और वो क्यों होगा, कैसे होगा, कब होगा, उस दिन बात करेंगे ऐन अली साहिबा पे। ठीक है। पहली बात तो ये है कि अभी ये पठानकोट का वाकया, इसको जरा जल्दी से इस पे 2-4 में कमेंट दूं। पहली बात तो ये है कि पठानकोट का जो वाकया है, ये इंडिया ने कह दिया कि इसमें पाकिस्तान नहीं था, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने क्या किया था, जरा सरताज अजीज साहब और फातमी साहब और वजीर खारजा, जो भी हमारे पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान जरा सामने आई कि खुद हुकूमत पाकिस्तान ने तो एडमिट कर लिया था। इन्होंने तो एक FIR कटवा दी थी गुजरांवाला में जाके, यानी शाह से ज्यादा शाह के वफादार, इन्होंने तो FIR कटवा दी थी गुजरांवाला में, और बल्कि इन्होंने तो मेरे ख्याल से ये भी कह दिया कि आइंदा भी कुछ हो तो हमें पहले बता दो, हम अभी से FIR कटवा देते हैं सारी। तो इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान, उन्होंने तो कह दिया नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान को कुछ शर्मिंदगी का एहसास है इस बात पे कि आपने अपनी एक JIT यहाँ से बना के वहां भेजी जिसको उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, फिर आप मरे जा रहे थे कि उनको JIT आए जाए जी, आ जाए जी, हम सारी सहूलियात देंगे, फलां करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा, एक तो अच्छा हुआ कि इंडिया ने ये बात क्लियर कर दी, और थोड़ी सी माजरत भी इंडिया कर ले तो और अच्छा हो जाए। थोड़ा सा मुंबई को और समझौता एक्सप्रेस बाकी मामला को भी वो देख लें, उसमें भी उनके लोग तो नहीं है। लेकिन मैं हुकूमत पाकिस्तान पे आज हैरान हूँ, और मैं समझ नहीं आ रहा दफ्तर खारजा का तर्जुमान मौकफ की तायद हो गई। कौन सा मौकफ था आपका भाई? आप तो कह रहे थे हम कोऑपरेट करेंगे, आप तो वहां, ये अजीब कंफ्यूज्ड लोग हैं, और मेरे ख्याल से ये अपना तमाशा खुद ही दुनिया में बना रही है मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की बदकिस्मती के साथ। और ये बड़ा अच्छा हुआ कि आज इंडिया की तरफ से ये बात वाज़ेह हो गई, माजरत हो जाए थोड़ी सी उनकी तरफ से तो और अच्छा, और बाकी वाकयात की भी तहकीकात करें। और जरा मियाँ साहब और उनकी हुकूमत, मियाँ साहब तो इस वक्त अलील है, लेकिन हुकूमत जरा वाजे करे कि गुजरांवाला में FIR किसने कटवाई थी, किस शौक में कटवाई थी, और क्या खुश करना चाह रहे थे, क्या था, क्या गुजरांवाला में क्या, कौन से लोग थे? वो कह रहे नहीं थे पाकिस्तान में, आपने किसके ऊपर कटवा दी थी FIR गुजरांवाला में? क्लियर होना चाहिए। नहीं, मसला है कि देखिए ना, उन पे FIR कटनी चाहिए ना, जिन्होंने FIR कटवाई उन पे नहीं कटनी चाहिए FIR। झूठी FIR कटवाई आपने झूठी FIR कटवाई, गवर्नमेंट बैठे हमने झूठी FIR कटवा दी उनके, उन्होंने आपसे कहा, आपने मोदी साहब ने कहा, आपने कहा काट देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये हुकूमत पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा एक डिप्लोमेटिक फेलियर, तो अब क्या कहूँ मैं, मतलब एक हजीमत पाकिस्तान को उठानी पड़ी है इस तरह के हुक्मरानों की वजह से। जी अच्छा डॉक्टर साहब, इसहाक़ डार साहब ने आज इक़्तिसादी सर्वे पेश किया जिसमें जो है हुकूमत अपने मुआशी अहदाफ हासिल करने से नहीं, हुकूमत हासिल कर ली है, लोगों ने नहीं हासिल किया। हुकूमत तो हासिल कर गई, देखिए हुकूमत तो हासिल कर गई, उन्होंने तो एक तो पहली बार रियासत नहीं हासिल की, लोगों ने हासिल नहीं किया, रियासत ने हासिल नहीं किया। देखें, एक साल पहले जब यहाँ पर ये बात हो रही थी, ये बजट वाली, तो हम सारे बैठ के कह रहे थे कि पाकिस्तान पे 19 खरब रुपए का कर्जा है, 19 खरब जी। एक साल के बाद वो 22 खरब हो चुका है। ये इनकी कारकर्दगी कि 19 से 22 खरब हो चुका है। 2 अरब रुपया हर रोज हम कर्जा ले रहे हैं, कर्जा, बैरूनी कर्जा, अंदरूनी कर्जा, कर्जे ले लेके हम हुकूमत चला रहे हैं, और उसमें कोई एक चीज ऐसी नहीं है, यानी अब दवाइयों की कीमतें बढ़ गई 200% सारी मार्केट के अंदर, खाने पीने की अशिया के ऊपर टैक्स लगने जा रहा है। आप देखिएगा महंगाई का ऐसा तूफान आने वाला है, ठीक है। जितनी खाने पीने की चीजें हैं, गोश्त है, दूध है, बेसिक नीड्स, पेट्रोलियम, यानी टैक्स पे टैक्स, क्योंकि इनको पैसा जिनसे इन्होंने लेना था टैक्स तो उनसे ले नहीं सके। पहली दफा पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि इन्होंने गलत फिगर्स दिए हैं,
उसमें फिगर्स, और मैं अभी भी बताता हूँ, ये जो फिगर सारा झूठ, ये जो पलंदा छपा है ना, इसमें झूठ, ये फिगर्स गलत ही है। यानी उसमें आप सोचें वो बच्चों जैसी हरकतें नहीं होती, कुछ बच्चे चीटिंग नहीं करते, बच्चे 1 0 आगे और डाल दिया, ये उधर से कर ली, उस तरह की हरकत करके आज इन्होंने, और मैं अभी आपको बताऊंगा प्रोग्राम में आगे जाके कि इन्होंने कितना बड़ा लोगों के साथ इन्होंने फ्रॉड किया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसहाक डार साहब ने ये भी कहा है कि हुकूमत IMF से अब नया कर्जा लेने का इरादा नहीं रखती, तो फिर IMF से कर्जा नहीं लेंगे तो फिर किससे कर्जा लेंगे? नहीं पता नहीं, इसहाक डार वो तो इस साल वैसे ही उनका खत्म होना है ना, वो तो इस साल आखिरी उन्होंने पैसे देने हैं, और उसके बाद जो सूद के साथ उतारेंगे आप, वो 2018 में उतारेंगे, ठीक है ना। यहाँ आप इतना कर्जा, ये देखिए इकोनॉमिक हिटमैन में हमेशा कहता हूँ, उसको पढ़े, आप रियासत के ऊपर इतना कर्जा डाल के जा रहे हैं, इतना कर्जा डाल के जा रहे हैं कि अल्टीमेटली वो देखें 45% जो आपकी इनकम होती है पूरे मुल्क की, वो तो कर्जों में जा रही है इस वक्त। आप जो कमाते हैं उसमें से 45% आप कर्जा उतारने में लगा देते हैं। इनका गालिबन जो लोग कहते हैं वो ये इनके जहन में है कि एक ऐसी स्टेज आ जाए कि पाकिस्तान का सिक्योरिटी क्राइसिस खड़ा हो, पाकिस्तान के न्यूक्लियर पे, पाकिस्तान के दिफा पे, पाकिस्तान के अवाम के लिए पाकिस्तान एक इतने खोखला मुल्क हो जाए, जो होता है पूरी दुनिया में, जो पूरी दुनिया में ऐसे हुआ है ना। मैं हमेशा बात कहता हूँ कि रूस के अंदर क्या हुआ, रूस के अंदर उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स पड़े थे, रोटी खत्म हो गई थी। आप जब माशी तौर पे खोखला करते हैं, ये माशी दहशतगर्दी हो रही है। जब आप कर्जा ले रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं लोगों के साथ, गलत फिगर्स कोट कर रहे हैं एज ए मिनिस्टर, तो इससे बड़ी और क्या बददियांती हो सकती है कि आप कह रहे हैं और ज़राअत नहीं हुई। यानी ज़राअत आपका जो पूरे मुल्क के अंदर आपके आप एक्सपोर्ट क्या करते हैं बाहर, आपका ज़राअत किसान, यही तो आपको मुल्क है सारा। अल्लाह ताला ने आपको पानी दिया, अल्लाह ताला ने आपको जमीन दी है, देहाती, यानी उसमें नहीं हुआ, और आपकी ऑफशोर्स बन रही हैं, यानी ऑफशोर के कारोबार में तरक्की हुई है मुल्क में, लगता है सिर्फ ये जायदादें बाहर बनाने में तरक्की हुई है, पैसा लूटमार में तरक्की हुई है, बाकी हर तरफ इधर भी खसारा, इंडस्ट्रीज में भी खसारा, उधर भी खसारा, सरमायाकारी भी नहीं हो रही। ये किस तरह का बजट है? और गलत आदाद शुमार। यानी मैंने पहली दफा ये आज, मेरा ख्याल से पहले तो शायद इतना नहीं आती हो बात, पहली दफा साबित हो गया कि आज इन्होंने किताब में झूठ लिखा है। अच्छा, तो अब बाकी ये कि अब वो देखिए इसहाक डार साहब अब किस तरह भुगतते हैं, परवाह नहीं है ना, जाना है बस, भागना है ऐसे पहले की तरह, पैसा लूट मार कर जितना टाइम मिला हुआ निकालो, फिर निकल जाओ भाई। अच्छा, इसहाक डार साहब ने आज ये भी कहा कि स्विस मुकदमा जो है उनको दोबारा खोलेंगे, आखिर एकदम से स्विस मुकदमा दोबारा खोलने की जरूरत पेश आ गई? वो ऐसी फ्रेंडली फायर, वो ऐसी वो उसको सीरियस ना लें। वो स्विस मुकदमात वो तो है ही, स्विट्जरलैंड के बैंकों में क्या पड़ा है, वो तो पैसा ट्रांसफर हो गया था एशिया पैसिफिक, वो तो चला गया था, उसके पैसा निकल गया था, वो डेट के बाद वो छोड़ दें। वो ऐसे ही उन्होंने हवाई फायर की है, एक ऐसी शो करने के लिए कि हम बड़े जबरदस्त हैं और हमारी बड़ी जबरदस्त किस्म की ऑपोजिशन है, कोई मुखमुखा नहीं है, ये ऐसे ही मामला है, ये उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। इसहाक डार साहब के असल में किसी भी बयान को सीरियस नहीं लेना चाहिए, इसहाक डार साहब के बजट को भी सीरियस नहीं लेना चाहिए, सवाए इसके कि इनकी कारकर्दगी देखें कि इन्होंने 3 साल के अंदर मुल्क का क्या हाल कर दिया। बजट पेश होने जा रहा है, यानी पहले साल आए तो पीपल्स पार्टी दिवालिया कर गई, दूसरे साल इन्होंने कहा कि धरने की वजह से हुआ है, तीसरे साल, अब इस साल क्या हुआ है? रीजन नहीं, इस साल क्या हुआ है? इस साल क्यों बर्बादी हुई? इस साल आपने सारे माशियात, इस साल क्या हो गया आपको? तो फिर अवाम क्या उम्मीद रखे बजट से? कुछ भी नहीं देखिए बजट आते, मेरा ख्याल है कि ये रमजान भी आने वाला है, बजट भी साथ, कोई रिलीफ नहीं, कोई किसी किस्म का पैकेज नहीं, सब्सिडीज खत्म हो रही हैं, यानी चूंकि टैक्स नहीं ले सके लोग, तवज्जो तरजीहात कुछ और है ना। देखिए आपकी एक तरजीहात होती है कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर से ये चीज हो जाए, आपकी तरजीहात ही डिफरेंट है। आपकी तरजीहात है कि मैंने पनामा लीक्स में से कैसे निकालना है, आपकी तरजीहात ये है कि मैंने वो मौलाना फजलुर रहमान को भेज के वहां पे कैसे मैसेज करवाने जरदारी साहब की। आप वजीर खजाना है आप, लेकिन आप घर के मेंबर भी हैं, आपने वो उसमें घुसे हुए हैं, आप आपके एफिडेविट में आने वाले हैं, आपको इलेक्शन कमीशन में भी फंसे हुए हैं, आप उधर भी हैं, चारों तरफ से फंसे हुए हैं, तो आपकी तरजीहात मुल्क की खजाना है कोई? कभी आप मतलब छोड़ने में डार साहब को मेरे ख्याल से कल बजट पे बात करेंगे, लेकिन आज मैं ये जरूर बताऊंगा कि इन्होंने झूठ बोला है। इसके अंदर इक्तिसादी सर्वे में जितना इन्होंने तबाही जाहिर की उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा, उससे कहीं ज्यादा तबाही है। अच्छा डॉक्टर साहब, बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, बताएगा कि वजीर आजम साहब के जानशीन की जो बहस अभी तक छिड़ी हुई है, तो किस तरफ जाते देख रहे हैं आप? देखिए वो तो बहस तो छिड़ी हुई है ना, अब उसको आप जितना भी ये बढ़ेगी या कम होगी, क्या होगा इसका? अब मरियम नवाज साहिबा हमारी बहन, अल्लाह ताला एक तो फिर दोबारा दुआ, मियां नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला जल्दी सेहत याब करे। आज वो उन्होंने बात भी की है, आज वो चले भी हैं, चले फिरे भी हैं, वो जल्दी सेहत याब हों और वतन वापस आए। वो मरियम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने आज काफी मीडिया के लोगों से बात की, और उनमें से अक्सर मीडिया के लोग जो थे वो कह रहे थे कि उन्होंने बाद में मुझे बताया खुद, मैंने कहा डॉक्टर साहब हमें खुद कॉल आई थी कि वो इंटरव्यू देना चाह रही थी। मैंने कहा बड़े लकी हो, कहते हैं यार कभी तो हमसे तो बात नहीं होती थी, खुद हमें कहा फोन करके आ रही थी कि आप
इस वक्त वहां से पीएम हाउस से आ रहे थे कि वो आप मरीम नवाज साहब इस वक्त अवेलेबल है, तो सारे दुनिया के जो चैनल अवेलेबल हैं, जिन्होंने लॉन्च होना है, जो सब चैनलों पे उन्होंने अपने आज वो दे दिया। वजीरों को रोक दिया, वजीरों को रोक दिया कि वजीर मजीद बात नहीं करेंगे इस पे, मरीम नवाज साहब बात करेंगे। अच्छा, उनके वालिद हैं और जाहिर है कि एक बेटी के तौर पर उनका एक फर्ज भी था कि वो आए और बताएं और ये जो उभाम है। लेकिन साथ साथ उन्होंने 2-3 बातें की। एक तो ये बात उन्होंने की कि मुझे बड़ा प्यार है अपने वालिद से, जाहिर है होना चाहिए, हमें भी प्यार है उनके वालिद से। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि वो सेहतियाब हो रहे हैं, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, पूरी कौम की दुआएं, बिल्कुल ये बात भी उन्होंने सही की। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि उनसे पूछा एक किसी ने कि आपका कोई सियासी किरदार आने वाले अरसे में आप तो उन्होंने कहा ये मैं फैसला बड़ों पे छोड़ती हूँ कि मैं सियासत में आऊंगी नहीं आऊंगी, ये मैं 2018 का फैसला मैं अपने बड़ों पे सोचती हूँ। मतलब है सादी सी है ना, तो जाहिर उन्होंने बड़ों जो बड़े फैसला करेंगे वो बड़े करेंगे, वज़ीर आज़म बन जाएंगे आप। तो उसके बाद फिर उन्होंने ये भी फरमाया हमारी बहन ने कि कोई बहरान नहीं है, पैदा करने की कोशिश हो रही है। अब ये कौन कोशिश कर रहा है? देखे ना, ये बहरान तो इसलिए पैदा हुए हैं कि 4-5 भाइयों ने, 4-5 मतलब 2 भाइयों ने और मरीम नवाज साहबा ने और चौधरी निसार साहब ने मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ स्टेटमेंट दिए, उसकी वजह से बहरान पैदा हो गया। पनामा लीक आ गई, जो बकौल सदर ममनून हुसैन के अल्लाह का अजाब है। ममनून हुसैन साहब के मुताबिक अल्लाह का अजाब है, साजिश नहीं है, अल्लाह का अजाब है। और वो ये भी उन्होंने कहा था कि चेहरे मनहूस हो जाते हैं, जो लोग करप्शन करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनके चेहरे पैसा छुपाते हैं, उनके चेहरे मनहूस हो। उन्होंने एक अलामत बताई थी कि चेहरे मनहूस हो जाते हैं। ये नहीं कि फुटकार बरसती ना लानत बरसती ना मनहूस नहुसत। वो मिलूंगा ममनून से साथ पूछूंगा ये नहुसत का लफ्ज क्यों उन्होंने उठाया? फुटकार कह सकते थे, लानत कह सकते थे, कुछ और कह सकते थे, ये रंग काला हो जाता है, कुछ और कह सकते थे, ये कोई बंदर जैसा मुंह हो जाता है, नहीं, उन्होंने कहा नहुसत। अच्छा, क्यों कहा उन्होंने नहुसत? 12 तो मसला ये है कि साजिश तो नहीं है, ममनून से साहब के मुताबिक तो अल्लाह की तरफ से चीजें आई हैं। तो अब मरीम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने मतलब अब देखे ना, अब ये क्राइसिस का टाइम है और उन्होंने ये भी कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब बहुत मुश्किलात से रहे हैं सियासी जिंदगी में और उससे निकले, और बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि मियां साहब ने बेशुमार क्राइसिस फेस किए, खासतौर पर 12 अक्टूबर 1999 के बाद। लेकिन बात यह है कि ये क्राइसिस मियां साहब का नहीं है, ये क्राइसिस जो है ये बच्चों का है। ये बच्चों ने घर में फसाद बपा कर दिए, या तो सच बोल के कर दिया या झूठ बोल के कर दिया, या आपस में बच्चों ने हर इसने अलग अलग बयान देके वो मियां साहब को बीमार करवा दिए। ये जिम्मेदार है, खुद बच्चे जिम्मेदार हैं वालिद की बीमारी के। इन्होंने बीमार कर दिया अपने बाप को। झूठ बोलते, सच बोलते, अच्छे बच्चे होते, सच बोलते, पहले दिन जगह जगह ना शौक होता जाके इंटरव्यू देने का, बीबीसी पे बैठ जाए तो इधर बैठ जाए उधर बैठ जाए, अपने बाप को बीमार करवा दिए। कैसे बच्चे हैं ये तो बच्चे आजकल के कैसे बच्चे आ रहे हैं, आप नोट करें ना, ये बाप बीमार करवा दिए, बाप भी कह रहे हैं हमें हमदर्दी है, हमें मोहब्बत है, प्यार है, उनसे ज्यादा तो हमें, और आपने बीमार करवाया उनको टेंशन दे दे के। अच्छा 12, अब मसला ये है कि वो मियां साहब की एक तो अल्लाह का शुक्र है वो उनकी तबीयत बेहतर हो गई है। उनका जो शहबाज शरीफ साहब गए हैं, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो मैसेज लेके गए हैं वहां पे, तो शहबाज शरीफ साहब को अब ये बात आके वापस बतानी है वो जब भी आएंगे, क्योंकि वजीर आला पंजाब भी है ना, बिल्कुल। एक मेरे ख्याल से वजीर आला बलूचिस्तान भी गए हुए हैं, काफी सारे लोग गए हुए हैं। तो मिलने की इजाजत तो नहीं होगी सबको, तो जाहिर है कि आईसीयू से वो कमरे में जाएंगे, फिर इयादत करेंगे। अच्छा, मरीम नवाज साहब ने एक और बात की, उन्होंने जैसे गनुदगी से निकले मियां नवाज शरीफ साहब बड़ा उनके मुल्क का उनको ख्याल है, तो मरीम नवाज साहब ने आज ये भी फरमाया कि जैसी गनुदगी से वो निकले तो मेरी उनसे मुख्तसर सी बात हुई, तो उनको पता चला कि आंधी और तूफान आ गया इस्लामाबाद में। तो मियां साहब ने फौरन गनुदगी से निकलते ही कहा मरीम नवाज साहब को कि सबको मेरी तरफ से 5-5 लाख रुपए आप दे दें, जो लोग मुतासिरीन हैं। तो आपको पता है वो मेरी गाड़ी के ऊपर भी एक दरख्त गिर गया था कल रात को। हाँ, तो वो बल्कि गाड़ी, हाँ, तो मैं भी अब सोच रहा हूँ कि मियां साहब को या बताऊं मरीम नवाज साहब, हाँ, बल्कि दो दर गिर गए थे, सॉरी मैं पहले गलत बात कह गया था, 2 दर गिर गए थे, एक इधर गिर गया था गाड़ी के, एक पीछे गिर गया था। हाँ, तो ये मियां साहब ने वहां अस्पताल से कहा कि मरीम नवाज साहब ने कहा कि उनको इतना ख्याल है और वो पूरी रियासत के अमूर संभाल चुके हैं। 24 घंटे के बाद ही वो जो 4 बाईपास सर्जरी उनकी हुई थी कामयाब, और जाहिर विल पावर है इतनी, तो अच्छा हो गया सारा। और साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ हफ्ते में आ जाएंगे वापस, रमजान से पहले आ जाएंगे, रमजान से ईद से पहले, हाँ, यानी रमजान खत्म होने से पहले वो वतन वापस आ जाएंगे। ये मरीम नवाज साहब ने यहाँ पे वक्त का ब्रेक से वापस आके बात करेंगे फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस के हवाले से और क्या ऐसा होगा जो डॉक्टर साहब वापस आ जाएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब बताएगा कि पीपल्स पार्टी की जो सारी क़यादत है वो दुबई जा रही है, क्या उन्हें जा रहा है दुबई? उधर भी रौला पड़ा हुआ है, वो सारे के सारे वहाँ जमा हैं और वहाँ पर वो अब देख रहे हैं। आज तो एक उन्होंने बहुत ही अच्छे ईमानदार ऑफिसर को आज उन्होंने हटा दिया, कमिश्नर कराची जो लगे हुए थे। जी। और मतलब तय कर लिया कि बस जो बात, और एक सुप्रीम कोर्ट का भी मामला है, वो मैं उसमें बाद में आता हूँ। वो जो रिमार्क्स आए थे उसके ऊपर क्या रिएक्शन हुआ है सिंध के अंदर, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि क्या हम बयान जारी कर दें कि बादशाहत है यहाँ पे, जमहूरियत नहीं है सिंध के अंदर, और वजीर आला ने क्या तय कर लिया कि अदालत के खिलाफ जाने, इस तरह के बयान थे। तो उसके ऊपर क्या पीपल्स पार्टी की सोच है? लेकिन पहले मेरे ख्याल से वो जो मैंने बात की थी, हमारे साथ मेहमान है गालिबन जी, हमारे साथ मौजूद हैं इशफाक हसन खान जो कि साबिक मुशीर खजाना है। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। अशफाक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं आपसे ये सिर्फ पूछना चाह रहा हूं कि ये क्या इसहाक डार साहब ने आदादो शुमार तब्दील करवाए हैं? ये जो मुल्क को खसारा हुआ है, इससे कहीं ज्यादा हुआ है, ये फ्रॉड हुआ है बहुत ज्यादा वजारत खजाना में। ये क्या क्या आपके पास क्या इतलात आ रही हैं? नहीं, ये ऐसा था कि ये जो नेशनल इनकम अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग 20 मई को होना थी। अच्छा। तो उससे पहले पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने, जो अदारा है जो रिस्पॉन्सिबल है ये अदाद शुमार इकट्ठा करने का, ठीक है, इन्होंने इस साल मईशत में क्या बेहतरी आई है ये दिखाने के लिए चले गए वजीर खजाना साहब को। जो नंबर उन्होंने वजीर खजाना को पेश किया तो वो बस आग बगोला हो गया उसके बाद। यानी डार साहब? ये डार साहब। अच्छा। कि ये क्या नंबर आप लेकर आ गए हैं? अरे मुझे तो ये नंबर चाहिए। नहीं तो अगर वो नंबर है ही नहीं, मुल्क को अगर नुकसान हो गया, घाटा हो गया है, कर्जा चढ़ गया है, तो वो नंबर कहां से लेकर आएंगे वो? देखें ना, लफ्ज था कि मुझे ये नंबर चाहिए। अच्छा। तो आप जाएं वापस और इस नंबर को ठीक करके लेकर आए। जब तक ये ठीक नहीं होगा ये आप रिलीज नहीं कर सकते हैं। अरे? वो वापस गए दफ्तर और रात के 11:30 बजे के करीब जाकर उनके ख्वाहिशात के मुताबिक वो नंबर अदाद शुमार तैयार किए गए, जो आज रिलीज किया है उन्होंने कि हमारी मईशत 4.7% की हिसाब से बढ़ी है। मैं दोबारा जरा आपसे सुनना चाह रहा हूँ बात। आप ये कह रहे हैं कि ये नंबर जो हैं ये नहीं थे, नंबर कुछ और थे। डार साहब ने उनको कहा कि जो कमरे में बंद हो जाओ। हासिल किए गए हैं। अच्छा। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने जो नंबर कैलकुलेट करके इस साल का जो नंबर दिया था वो 4.1% दिया था। अच्छा। और पिछले 2 सालों के उन्होंने 4% से कम कर दिया था नीचे रिवाइज जब हुए नंबर। नहीं तो डार साहब ने क्या कमरे में बंद कर दिया उनको? क्या किया डार साहब ने? उनको कहा कि जी आप जाएं अपने दफ्तर में और अपने स्टाफ को भी भेजा कि इन पर नजर रखो कि जाए ना, जब तक ये काम मुकम्मल ना करें। जब उन्होंने काम मुकम्मल कर दिया टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द मिनिस्टर, फिर उनको रात में 11:30 बजे के करीब घर जाने की इजाजत दी गई। तो ये नंबर सारे गलत है, इसका मतलब है? ऑफ कोर्स ये नंबर जो है ये 4.7 के बजाय ये 3.1% है। आज ही डॉक्टर हफीज पाशा साहब ने एक पाकिस्तानी अखबार, अंग्रेजी अखबार में उनके आदाद शुमार छपे हुए हैं। ये ग्रोथ हमारी जो है 3.1% है। नहीं, ये तो फ्रॉड है, ये तो झूठ है। फिर ये तो कैसे आप कर सकते हैं? आप ग्रोथ अगर कम हुई है तो आप ज्यादा शो कर रहे हैं, ये तो घपला है बहुत बड़ा। इसकी वजह मैं बता दूं कि कल जब वो अपने बजट की स्पीच जब वो करेंगे तो एक लफ्ज वो बोलना चाहते हैं। अच्छा। कि वो लफ्ज होगा कि गुज़िश्ता 8 सालों में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ हमने अचीव किया है, और फिर वहां तालियां बजेंगे डेस्क पे। सिर्फ इस लफ्ज को बोलने की खातिर यह काम किया गया। अशफाक साहब आपका बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। आपने तो बड़ी खौफनाक पिक्चर बताई है। इसहाक डार साहब के पास वो नंबर लेकर आए वजारत खजाना के लोगों ने कहा सर ये बड़ा गरक हुआ इस साल इकोनॉमी का। डार साहब ने कहा जाओ भाग जाओ, कमरे में बंद किया उनको, 4 उनको चौके पर बिठा दिया। ये अशफाक साहब बता रहे हैं, नहीं अशफाक हसन खान साहब बता रहे हैं, नस्ल के डीन है वजारत खजाना के, बड़े बहुत बड़ा नाम है। वो कह रहे हैं कि डार साहब ने फिर नंबर चेंज करवाए और आज 11:30 बजे लोगों की जान छूटी जब उन्होंने नंबर चेंज कर दिया। अभी एक नंबर सामने आएंगे और हफीज पाशा साहब ने ये दुरुस्त फरमा रहे हैं। आज एक पूरा कॉलम उनका छपा हुआ है हफीज पाशा साहब। अच्छा, उनकी जो अहलिया है हफीज पाशा साहब की, वो पंजाब के अंदर वजीर खजाना या कंसल्टेंट भी हैं। तो लेकिन फिर भी हफीज पाशा साहब का जो है वो जमीर जागा है और उन्होंने कहा कि नहीं ये फिगर्स गलत दे रहे हैं इसहाक डार साहब और ये फिगर्स कुछ और हैं। तो मसला ये है कि ये कर्जे, महंगाई का तूफान आने, दुगनी महंगाई दुगनी अभी से, यानी जो
सड़कों पे आप जाएं और पेट्रोल पंप्स पे चले जाएं तो अभी से वो जो दुकानों के ऊपर चीजें, खाने पीने का सामान, वो सारा उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया है। और उसकी वजह यह है कि उनको पता है अच्छी तरह। अब मुझे ये बताएं, ये किस मुंह से लोगों से टैक्स मांगेंगे? यानी आप लोगों से कहेंगे कि आप टैक्स दो, और आप खुद ही कह रहे हैं कि हमने ऑफशोर इसलिए बनाई हुई है कि हम टैक्स बचाना चाहते हैं। बिल्कुल, that's the point। देखिए ना, आप लोगों से कह रहे हैं कि हम टैक्स, आप हमें टैक्स दो। अच्छा, टैक्स इसलिए दो कि हमने तनख्वाहें बढ़ानी है पार्लियामेंट की, हमने नया फर्नीचर लेना है, हमने बाहर के दौरे करने हैं, हमने सैर तफरी करनी है, हमने ये करना है, वो करना है, हमने मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल बनाना है, हमने एक एक सफे के इश्तिहार देने हैं अखबारों में, कंपेन चलानी है, फलां करना है, इसलिए। और आप उसके बाद कोई एक, आप कहते हैं ना कि एक अच्छी खबर आ जाए बजट में, यानी बजट एक और मुसीबत बनती है। अवाम ऐसी पिसती रहेगी। अवाम को नहीं, रियासत एक ऐसी जगह जा रही है, रियासत एक ऐसी जगह जा रही है जहां पे इतना ज्यादा कर्जा चढ़ जाएगा, इतना ज्यादा। इन्होंने, इनके तो पैसे सबके बाहर हैं, एक नहीं, अक्रॉस द बोर्ड। अभी मैं दुबई वाली मीटिंग की तरफ भी आता हूँ, इनके तो सबके पैसे बाहर है ना, इनके स्टेक्स हैं पाकिस्तान के अंदर, इनके तो बच्चे बाद उनको दिल नहीं लगता पाकिस्तान, वो तो ऐसे ही आते हैं, घूम फिर के निकल जाते हैं यहाँ से। वो सारी फैमिलियां, खानदान, पैसे, स्टील मिले, होटल, जो दुनिया भर का काम धंधा है वो बाहर करते हैं सारे, और यहाँ पे पाकिस्तान में आ जाते हैं हर कुछ अरसे के बाद। अच्छा, इसहाक डार साहब का नाम तो वज़ीर-ए-आज़म के नायब के तौर पे भी लिया जा रहा है, देन इतनी बड़ी नहीं, इसहाक डार साहब की ख्वाहिश तो है ना, इसहाक डार साहब की तो पुरानी ख्वाहिश है। देखिए ना, इसहाक डार साहब की पुरानी ख्वाहिश है। इसहाक डार साहब का एक वो है, क्या कहते हैं, स्टाइल। आप देखिए ना आज के स्टाइल, ही इज बिहेविंग लाइक अ प्राइम मिनिस्टर। आप देखिए ना, इसहाक डार साहब बड़े होते थे, बड़े नरम से, बड़े आराम से, सॉफ्ट सी बात करते थे, यहाँ सुरमा उरमा लगा के नमाज का वो टच वच देते थे, मेहराब बना के। लेकिन अब आप देखें, अच्छा आज वो भी नहीं था गालिबन, वो भी नहीं था आज, वो निशान भी मुझे नजर नहीं आया। लेकिन ये है कि इसहाक डार साहब जो है वो बिहेव कर रहे हैं, वो मतलब ही इज एक्टिंग लाइक अ। लेकिन अब सवाल ये है कि मैं वो मीटिंग देखने का इंतजार कर रहा हूँ जिसमें इसहाक डार साहब बैठे हों और उनके साथ चौधरी निसार बैठे हों। और वो इसहाक डार साहब, क्योंकि जो तमाम मामला चलाने की जिम्मेदारी है वो तो इसहाक डार साहब को दी है ना, खानदान से बाहर तो मामला जाता है नहीं, खानदान के भी एक हिस्से तक। यानी मिसाल के तौर पे अब देखिए ना, मरीम नवाज साहिबा बात कर रही हैं, हमजा शहबाज साहब भी बात कर रहे हैं। देखिए बात ये है सारी कि जो अथॉरिटी है ना बयान देने की, एक अल्लाह ताला मियाँ साहब को सेहत दे और उम्र खिदर अता फरमाए। लेकिन मैं पहले कहता हूँ ना कि सियासत कोई इसमें वो नहीं है, सियासत के सीने में कोई दिल नहीं होता। यानी अभी मियाँ नवाज शरीफ साहब फर्ज करें, वो कह दें कि मेरे बाद जो है मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत जो है वो हमजा शहबाज संभालेंगे, तो मुझे बताएं किसके टिकट चलने शुरू हो जाएंगे अचानक? कौन बयान देना शुरू कर देगा? मैंने कल बताया था ना, प्रिंस चार्ल्स और मलका एलिजाबेथ के आपस के अंदर मेरी क्या फीलिंग है कि क्या अंडरस्टैंडिंग। देखिए वो क्या सोचते होंगे कि मैं 70 साल का हो गया हूँ, मेरी वालदा जो 90 साल की हो गई। बहरहाल बात यह है कि इसके अंदर असल मसला क्या है? असल बात यह है कि सारे मामला अपनी जगह हैं, लोग ये पूछ रहे हैं, एक तो दुआएं कर रहे हैं सारे मियाँ साहब की सेहत के लिए, मियाँ साहब की बीमारी, उनका सेहतयाब होना, वो जल्दी वापस आए, वो सब कुछ ये अपनी जगह। पैसे कहां से आए? पनामा लीक्स के पैसे। असल सवाल है कि वो ऑफशोर कंपनियां कहां से आई? मतलब ये दो अलग अलग चीजें हैं। मतलब हमदर्दी वो सिंपैथी के साथ मिक्स ना करें। मतलब वो देखे ना, मैं तो वो देखे ना, वो बीमार हैं, इसे देखिए साजिश हो रही है। अपनी जगह, लेकिन पनामा लीक्स अपनी जगह। मकसद है कि देखिए ना, अब डॉक्टर आसिम भी बीमार है ना, और डॉक्टर आसिम नहीं बीमार, जिन अस्पताल में दाखिल है, तो वो 452 अरब रुपए का जो टीका लगाया उन्होंने, वो सब बीमार है। बीमारी अपनी जगह है, पैसे अपनी जगह हैं। तो वो अब मरीम नवाज साहिबा, ये बेहतर मौका है कि मियाँ साहब जब तक आराम फरमा रहे हैं और मरीम नवाज साहिबा हर टीवी चैनल पे ख्वाहिश का इजहार करके, मैसेज भेज के अपने मीडिया विंग के थ्रू खुद आ रही हैं हर चैनल पे, जो मौजूद है उन पे भी और जिन्होंने आगे आना है उन पे भी और जो नहीं है उन पे भी, सब पे आ रही है खुद। तो वो आके अगर एक दफा वजाहत करें कि साजिश कौन कर रहा है, ये पहली बात तो ये बताएं, ये क्या साजिश है? पनामा के सदर ने तो नहीं साजिश की, किसने साजिश की है? ये ममनून हुसैन कह रहे हैं अल्लाह का अज़ाब है। तो ये वजाहत करें, ये दो अलग अलग मामला हैं, और ये अगले आने कितने 15 दिन में बनने थे ना TOR, 2-4 दिन और रह गए उसमें, वो तो फड्डा अपनी जगह खड़ा हुआ है। तो मेरा ये ख्याल है कि आप ब्रेक मेरे ख्याल से नहीं, तो मैं आपको बता दूं दुबई में क्या हो रहा है। मतलब जरदारी साहब दुबई पहुंचे हैं ना, वजीर आला को बुलवा लिया, सब चले गए। ये भी जानेंगे कि दुबई में, और साथ ही साथ चेयरमैन पैमरा का एक अहम बयान भी सामने आया, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, कल आर्मी चीफ साहब ने भी कहा था कि जो CPAC है वो बनकर रहेगा। चेयरमैन नैब ने भी कहा है कि CPAC पर किसी किस्म की जो करप्शन है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्यों जरूरत पेश है इनको ये बयान देने की?
देखिए आर्मी चीफ ने तो किसी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी। चेयरमैन नैब अभी चाइना की सैर करके आए हैं, तो उन्होंने वापस आने के बाद कुछ सेमिनार वगैरह अटेंड किया होगा वहाँ पे, तो उन्होंने आके 2-3 बातें की चेयरमैन नैब साहब ने, इंपॉर्टेंट बात। एक तो उन्होंने कहा है कि मुझे हुकूमत के तरीकाकार का इंतजार है पनामा लीक्स पे, कि हुकूमत क्या करती है। ज़ाहिर हुकूमत कख नहीं करना, तो आप ही खुद कुछ कर लें। आप बैठे हुए हैं कमर जमा चौधरी साहब, वो मेगा करप्शन ये वो, उन्होंने हुकूमत के उसमें डाल दी बॉल। अच्छा जी, दूसरी बात उन्होंने की डॉक्टर आसिम के हवाले से मेरे ऊपर प्रेशर है। एक बात उन्होंने ये की चेयरमैन नैब ने, और तीसरी बात उन्होंने की डीएचए के ऊपर भी प्रेशर है। 2-3 बातें उन्होंने चेयरमैन नैब ने कर दी। चेयरमैन नैब जो है वो देखिए नैब काम कर रही है, घिस घिस पिट पिट कहीं इधर उधर पकड़ लिया, कोई बलूचिस्तान में करते हैं काम बेचारे, लेकिन जाहिर है कि वो प्रेशर आता है, वो खुद भी मान भी रहे हैं। तो अल्लाह ताला ये खत्म करे, प्रेशर से निकले, किसी तरह मुल्क के लिए कुछ करें। दूसरी बात जो आपने देखी की थी ना, ये दुबई वाली, पीपल्स पार्टी की क़यादत दुबई में इस वक्त जमा है, वजीर आला साहब भी चले गए। और कल जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स थे जी, वो रिमार्क्स जो थे वो ये थे कि सिंध में क्या हम बयान जारी कर दें कि सिंध में जमहूरियत नहीं बादशाहत है। क्या वजीर आला ने तय कर लिया है कि उन्होंने अदालत का कोई हुक्म नहीं मानना, और यानी एक तरह से बड़े सख्त उन्होंने गुड गवर्नेंस का फुकदान है। और ये देखें, ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट अगर हम दिखा दें दुनिया अखबार की, तो ये देखें, बयान जारी कर देंगे सिंध में जमहूरियत नहीं बादशाहत है, वज़ीर आला सिंध किसी कानून के बावजूद नहीं। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान कह रहे हैं। गुड पसंद नापसंद की बुनियाद पर तकरीरें की जाएगी तो गुड गवर्नेंस खाक होगी। सिंध में गवर्नेंस नाम की चीज नहीं, अदालती अहकामात पे अमल दरामद नहीं हो रहा, हर समाज पे टालने की कोशिश की जाती है, रुकावट बनने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की जाएगी। अच्छा जी, अब अनवर ज़हीर जमाली साहब ने तो कह दिया। अच्छा, उसका नतीजा क्या निकला? एक तो ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज एक ट्वीट किया जो मैं यहाँ दोहरा नहीं सकता, क्योंकि वो शदीद किस्म की तौहीन अदालत हो जाएगी मगर उन्होंने अदालत के बारे में एक बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की इन रिमार्क्स के बाद एक वो कराची से उन्होंने हटा दिया जो कमिश्नर कराची थे। दूसरा, पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो गालिबन अब दुबई में बैठ के इवेल्युएट कर रही है सूरत हाल को कि क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके, एक तो देखें बात ये हो गई ना कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब का साथ नहीं दिया इस मरहले पे। उनके ज़हन में गालिबन ये बात थी जो मैंने पहले भी कहा था कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ये सोच रही है कि हम मियां नवाज शरीफ साहब का साथ नहीं अगर देते तो उसके नतीजे में क्या हमें कोई रिलीफ मिलेगा, ये उन्होंने मैसेज भेजा था, लेकिन जवाब नहीं किया। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, निसार मुराई साहब की दोबारा प्रॉपर ठुकाई हो रही है इस वक्त भी, और वो बताते जा रहे हैं, बयान करते जा रहे हैं। निसार मुराई वो फिशरीज वाले, वो बताते जा रहे हैं कि मैंने ये किया, इसके कहने पे इसको मारा, इसको कहने पे इसको मारा। वो कोई रिलीफ नहीं मिल रही, ना डॉक्टर आसिम हुसैन को मिल रही है। एयान अली जब जाएंगी तब जाएंगी, तो रिलीफ नहीं मिल रही, कोई रिलीफ नहीं मिल रही। ये सिर्फ इतनी रिलीफ हो सकती है, मैं अभी आपको पहले बता दूं, इतनी रिलीफ हो सकती है कि जरदारी साहब जैसे लंदन से दुबई आए, हो सकता है वो पाकिस्तान का भी एक चक्कर लगा जाए। अच्छा। ये मैं आपको खबर भी दे रहा हूँ और थोड़ा सा एनालिसिस भी दे रहा हूँ कि ये हो सकता है कि वो मतलब आके यानी टच डाउन करें, कराची में आए और आने के बाद एक आध मीटिंग वगैरह, उसके बाद वो चले जाएंगे। ये हो सकता है, लेकिन जो बाकी मामलात हैं, जो बाकी एस्टेब्लिशमेंट या बाकी जो मुकदमात हैं, देखें 1947 से लेके 2 अप्रैल की तारीख तक, 2016 तक पाकिस्तान में और बेशुमार इश्यूज थे। आइन कैसा होगा, क्यादत कैसी होगी, ये कैसे होगा। उसके बाद से लेके आज तक करप्शन सबसे बड़ा इशू बन चुका है। पिछले साल बन गई थी माशी दहशतगर्दी, माशी दहशतगर्दी की इशू बन गया था, जिसके नतीजे में कराची में, सिंध में, पंजाब में होना है भी सारा काम, वो स्टार्ट हुआ एक ऑपरेशन, जो ऑपरेशन ज़रब है उसका हिस्सा बन चुका है। ऑपरेशन ज़रब है उसका हिस्सा बन चुका है कि आप पैसा लूट के और कत्ल गारत करते हैं, और जो बलोचिस्तान में हमारे सामने आ गया कि बलोचों के हकूक नहीं मिल रहे हैं और पता चला उनके नुमाइंदे पैसा खा रहे हैं वहां पे सारा, ठीक है, डेवलपमेंट और ये सारा। अब मामला ये है कि अब 2 तारीख के बाद, ये जब से पनामा लीक्स आई हैं, पनामा लीक्स आने के बाद ये नेशनल इशू है कि आप जरा बताएं कि भाई ये पैसा कहां से आया है। मतलब सादा सा जवाब दे दें, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, अल्लाह ताला सबको उम्र दे लंबी, 2018 में जीते हैं, फिर उसके बाद 23 में जीते हैं, 2030 में भी जीते हैं, 2040 में भी सब जीते हैं, मगर ये पैसा कहां से आया है? ये कर्जा कहां से ले लिया आपने? ये कैसे फिगर्स कैसे हो गई? और आप बुला के उनको डांट डपट कर रहे हैं। अशफाक हसन खान साहब खुद मिनिस्ट्री में रहे हैं और बड़े अहम ओहदे पे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी ऑफिसर्स को बुला के, डाट साहब कह रहे हैं कि बंद कर दो कमरे में इनको, और जब तक ये सही नंबर ना मुझे बताएं। तो यानी ये कभी पॉसिबल है?
तो बात यह है कि देखें इस तरह मुल्क रियासत नहीं चलती, सीरियसनेस। अब आप टेलीफोन कर करके अगर टीवी चैनल्स को कहेंगे मैंने मेरा इनको भी पढ़ लें, इनको भी पढ़ दें, हमदर्दी जोड़ दें इसके साथ, हमदर्दी सारी कौम को है। अल्लाह ताला बहुत सेहत दे। मैं तो हमारी हमने कम दुआएं की है, मैं तो पहले दुआ कर रहा हूँ, दिल से दुआ कर रहे हैं लोग। लेकिन इशू ये है कि पैसा, ये महंगाई, ये कर्जा मुल्क का, और दूसरी बात फिर वही बात कि ये FIR कैसे कट गई अगर इंडिया ने पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं था। देखे ना ये क्या खाजा बोला, हर दूसरे दिन बाद, हर दूसरे, कभी वो मुल्ला अख्तर मंसूर का मामला रपड़ पड़ जाती है, कभी कुलभूषण यादव। अब उन्होंने अगर कह दिया खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन करके कि इसमें पाकिस्तान नहीं था, तो मुझे आप ये बताएं कि फिर पाकिस्तान ने FIR कैसे कटवा दी जाके गुजरावाला में? यानी आप खुद उनसे, यानी कि अजीबोगरीब, क्या इसके ऊपर कोई माजरत करेगा? झूठी FIR कटी ना, क्या इसके ऊपर FIR कटवाने वालों को रियासत ने, हुकूमत ने करवाई ना, क्या इनकी कोई पूछगछ है इस बात पे? और आप जो बढ़ बढ़ के यहाँ पे, अच्छा बहुत सारे हमारे लोग, उनका भी ख्याल है कि खूब, यानी वो करो ना उनको, उन्होंने भी हमारे भी बहुत दोस्त हैं इंडिया में, हमारे भी बहुत दोस्त हैं मीडिया में, और बड़ी इज्जत के साथ वो भी बात करते हैं, भी करते हैं, मगर हमारे कुछ लोगों का ख्याल है कि आप जरा ज्यादा पैरों में गिरो जाके तो ज्यादा लिबरल, ज्यादा आपको वाह वाह सुभान अल्लाह होगी। असल में ऐसा नहीं होता। आप ज्यादा जब लोगों के पैरों में गिरते हैं जाके, चाहे अमेरिकन हो, चाहे वो अरब ममालिक हो, चाहे वो इंडियंस हो, तो आप जब पैरों में बहुत गिरते हैं ना जाके, तो फिर आप बकौल ममनून हुसैन साहब के आपके चेहरे मनहूस हो जाते हैं, नहुसत उनके चेहरे मनहूस हो जाते हैं। तो बहुत सारे हमारे जो बस है, बहुत सारे लोग, उनका ख्याल ये है कि शायद हम लिबरल होने के लिए जरूरी है कि हम जो है ना वो ये बात करें। प्रोग्राम का वक्त उनके सामने बच्चे मर रहे होते हैं और जब भूखी मर रही होती है, वो भी गाड़ी नहीं रोकते उनको देखने के लिए, वहां उनको कोई इंसानी को ज्ञात नहीं आता, वहां कोई लिबरल नहीं ना, ये वो खास पॉइंट्स वो जो बाहर क्लिक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त काम है, ये बताएगा कि आज आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, कौन से अहम अमूर उसमें डिस्कस हुए, कैसे देखते हैं आप उस कॉन्फ्रेंस को? मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन फॉर्मेशन कमांडर्स मीटिंग में यूजुअली काफी सारे लोग होते हैं, तो मेरे ख्याल से वो साल में एक दफा शायद होती है, लेकिन वो काफी लोग बैठे, काफी देर से बाद होती है, तो उसमें फॉर्मेशन कमांडर्स बैठे, जाहिर मुल्क के जो हालात हैं वो डिस्कस हुए होंगे। लेकिन असल जो बात है ना वो ये है कि 3-4 दिन रह गए हैं, जिसमें इन्होंने ये 15 दिन की मुकम्मल हो जाएंगे। आज अयाज सादिक साहब जो हैं उन्होंने फरमाया, उन्होंने भी कुछ कहा ना, आज उन्होंने कहा था कि चौधरी निसार साहब, इसहाक डार साहब और मुझ समेत हमें किसी को भी वजीर आजम बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है। हाँ, ख्वाहिश नहीं है, कोई बना दे तो बन जाएंगे, मतलब ये वाली बात हुई ना, हमारी कोई किसी को ख्वाहिश नहीं है, कोई बना दे वजीर आजम तो हम मजबूरन। अच्छा, इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरी अपनी जाती ख्वाहिश है कि वजीर आजम मरीम नवाज साहबा ने भी आज कहा कि मैं भी सियासत के 2018 में जो बड़े फैसला करेंगे मैं वैसे ही आ जाऊंगी, बना देंगे तो बना, वो सारों के दिल में कुछ भी नहीं है, बस ऐसी वो ख्वाहिश किसी की भी नहीं, बन जाए तो बनो वजीर आजम बनो तुम, अच्छा जबरदस्ती मजबूरन अच्छा जी बन जाते हैं वजीर आजम। ये बातें ऐसी सारी 2 या 3 दिन के अंदर टाइम खत्म हो रहा है, TORs का, कमेटी का 15 दिन पूरे हो जाएंगे, और मुझे उम्मीद है, यकीन है कि इसको हल करेंगे। वरना फिर मेरी गुजारिश होगी सुप्रीम कोर्ट से कि खुदा का वास्ता इस डेडलॉक को जो पैदा हो गया है पार्लियामेंट के अंदर, उसमें कोई ना कोई तो फरीक आईनी तौर पे इंटरवीन करे, और वो मेरे ख्याल से या तो कोई पिटीशन चली जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अनवर जमाली साहब भी इस जो मुल्क में बहरान है उसको बड़े संगीन अंदाज में देख रहे हैं, काफी सीरियसली वो भी, उनके भी रिमार्क्स पढ़ के लगता है कि वो भी जो गवर्नेंस और कंसर्न है पाकिस्तानी के तौर पर, हर एक कंसर्न। अच्छा, कराची ऑपरेशन के हवाले से आप क्या कहेंगे? उज़ैर बलोच के हवाले से, डॉक्टर कराची ऑपरेशन तहकीकात कहाँ जाएंगी? कहीं नहीं पहुंची, वो तो देखिए ना, वो तो हर चीज रुक गई है ना, वो आगे है ना पीछे है। अच्छा, अब हम कह रहे हैं ना रुक गया है, अब हम कहते हैं स्लो हो गया है, स्लो हो गया है, वो कहते हैं वक्त, और उसके वो पीछे, यानी किसी को रिलीफ नहीं मिल रही। असल जो मसला है ना वो ये कि जो फंस गए हैं ना लोग सारे, वो फंसे हुए सारे, किसी ना किसी दिन तो उज़ैर बलोच की JIT ने आना है सामने, बिल्कुल किसी ना किसी दिन तो डॉक्टर आसिम हुसैन साहब जो है, अब देखे ना कितनी दफा डॉक्टर आसिम को, आप डॉक्टर आसिम को 10 दफा, अब आज कहा ना उन्होंने चेयरमैन नैब के मारो प्रेशर है, तो किसका प्रेशर है? तो प्रेशर डार साहब का ही होगा। तो बात ये सारी कि ये ठीक जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मुल्क में शऊर है, अदारे करप्शन की तरफ जा रहे हैं पीछे हर एक, और करप्शन असल इशू पाकिस्तान का करप्शन है। डॉक्टर आसिम खुद को सियासी कैदी भी तो कहते हैं। सियासी कैदी तो सारे, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जेलों में, वो सारी कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हम सियासी कैदी हैं, तो ठीक है, वो भी कह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, नाज़रीन हमारे साथ रहने के लिए आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। डॉक्टर साहब कोई लास्ट कमेंट दीजिए। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।